नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं नहीं करे युद्ध। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार रात रूसी भाषा में दिए गए अपने वीडियो संबोधन में रूसी सैनिकों से युद्ध न लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रूस के सैन्य अधिकारी भी जानते थे कि यूक्रेन युद्ध में हजारों रूसी सैनिक मारे जा सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस युद्ध के शुरुआती हफ्तों में नष्ट होने वाली अपनी सैन्य टुकड़ियों में नए जवानों की भर्ती कर रहा है, जिन्हें जंग लड़ने का अनुभव और प्रेरणा बेहद कम है, ताकि इन टुकड़ियों को युद्ध में दोबारा से उतारा जा सके। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, जिसमें जेलेंस्की कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं और वो रूस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के कमांडर पूरी तरीके से समझते हैं कि वो आने वाले सप्ताह में हजारों सैनिक मारे जाएंगे और हजारों अन्य सैनिक जो है वो घायल हो जाएंगे। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी कमांडर अपने सैनिकों से झूठ बोल रहे हैं कि युद्ध लड़ने से इनकार करने पर उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। वो उन्हें नहीं बता रहे हैं कि रूसी सेना शवों को भंडारण के लिए अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर ट्रक की व्यवस्था कर रही है। वो उन्हें रूसी सैन्य अधिकारियों द्वारा भविष्य में होने वाले नुकसान को लेकर किए गए आकलन के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हर रूसी सैनिक अभी भी अपनी जान बचा सकता है। आपके लिए हमारी भूमि पर आकर अपनी जान कुर्बान करने से बेहतर है कि आप रूस में रहकर जीवित रहें। तो इन सब बातों का क्या मतलब है, कैसे इसे देखेंगे, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे और उनके नाम हम आपको बताते थे, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ सुमन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों ही मेहमानों का सर बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि जेलेंस्की जिस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर उनके बयानों पर गौर किया जाए तो उनका ये कहना है कि हर रूसी सैनिक अभी भी अपनी जान को बचा सकता है और आपके लिए हमारी भूमि पर आकर अपनी जान कुर्बान करने से बेहतर है कि आप रूस में रहकर जीवित रहें। तो ये बौखलाहट है, मूर्खता है, कैसे देखें इसे? ये क्या मतलब, आपको हंसी की बात नहीं लगती है? जहां पूरा बर्बाद हो गया है, पूरा यूक्रेन, इट हैज बीन डिमोलिश्ड, पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है, वहां का राष्ट्रपति आज ये कह रहा है कि रशियंस यदि अपनी जान बचाना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर रहें। इट इज रेडिकुलस। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स एंड व्हाट ही वांट्स टू से। आई हैव नॉट अंडरस्टूड। सारा देश खत्म होने जा रहा है, आपके इतने सिविलियन मर गए, आपके फौज खत्म हो गई, आपके सारे इंस्टॉलेशन खत्म हो गए, and he is still commenting like this. It is so ridiculous, and you cannot expect such kind of you can say statement from a president, or you can say it is a propaganda जो वॉर में चलता है, काइंड ऑफ कि हाँ तुम संभल जाओ, जान बचाना चाहते हो तो वापस चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। जबकि रशिया के जो रशिया ने अभी तक जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन किया है, दैट इज थ्रू द मिसाइल एंड द यू कैन से जो इक्विपमेंट, जो यू कैन से एरिया वेपन्स के थ्रू उसने सारा डिस्ट्रक्शन किया है। और अब आके उनकी जो इन्फेंट्री है, यू कैन से द सोल्जर्स जो है वो मॉपिंग अप की कार्रवाई कर रहे हैं, उनके सोल्जर्स को निकाल के मार रहे हैं वो। तो अब ऐसे समय में बयान जेलेंस्की का ये कहना कि रशियंस मर रहे हैं और रशियंस को अपने जान बचानी है, जिंदा रहना चाहते हैं तो वो वापस अपने देश में जाके रहे, इट इज मतलब रिडिकुलस। It doesn't make any sense, except you can say कि हाँ it is a propaganda you can say statement, then it's okay. But यदि वो if he is saying this thing seriously, really मतलब he doesn't understand or he doesn't know the real situation on ground. बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपका क्या कहना है? वाकई में ये मूर्खतापूर्ण बयान तो है, लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि अब जेलेंस्की के पास जब कोई रास्ता ही नहीं बचा है तो वो इस तरीके के बयान जो है वो सामने ला रहे हैं जनता के। नहीं, पूरी तरह ये वाली बात सही नहीं है और मैं सर की भी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो फिगर्स आ रहे हैं और यूएस इंटेलिजेंस ने ये वाली बात कही है कि रशियन फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि उनके इतने ज्यादा सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और उनके रशियन सोल्जर्स की काफी बड़ी मात्रा में लॉसेस हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो फिगर्स आ रहे हैं वो मैं मानती हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर 7,000 अगर यूक्रेनियन सोल्जर्स की फिगर बताई गई है तो कम से कम 20 के आसपास रशियन सोल्जर्स की फिगर बताई जा रही है। ये हो सकता है ऊपर नीचे फिगर हो, प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, वो मैं समझ रही हूँ, मगर यूएस इंटेलिजेंस के अलावा भी
जैसे कि कुछ जो स्टडीज और सर्वेज कर रहे हैं, जो बाहर की एजेंसीज हैं, उन्होंने भी बताया है कि टैंक्स हो, सोल्जर्स हो, एयरक्राफ्ट हो, उनका रशिया को बहुत लॉस हो रहा है। और अभी आप देखिए कि जैसे युद्ध तीसरे महीने में जा चुका है, तो जैसे पहले पॉलिसी थी कंट्रीज की, जैसे जर्मनी जैसे जो देश हैं, जो पहले इसमें ना बहुत हैवी वेपन्स नहीं दे रहे थे, वो सब अब दे रहे हैं। दूसरे और यूरोपियन कंट्रीज ने भी हैवी वेपन्स देने की शुरुआत करी है। और उसके अलावा भी जिस तरह का यूएस का एड आ रहा है, पैसे हो या हथियार हो, उससे यूक्रेन काफी जोर शोर से मतलब आगे बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग नुकसान नहीं कर रहे हैं रशियंस का। जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, अभी जैसे सर ने मिसाइल्स की बात करी, वो बात ठीक है कि यूक्रेन में बहुत ही बड़े तौर पर नुकसान हुआ है, मगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल जो यूज कर रहा है यूक्रेन अब, उससे रशिया का भी बहुत नुकसान हो रहा है। और उनकी जो रशियन जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने खुद ये वाले बयान दिए हैं, और बहुत सारे प्राइवेट वीडियोस भी बाहर आ रहे हैं जो यूक्रेन में जाकर जब उन्होंने कब्जा करा, या लोगों मतलब जैसे वहां लड़ाई हुई, तो जैसे वो अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पे पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो सुविधाएं नहीं है वो हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ हमें अटैक करने का हमें कुछ वो नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। तो एक इंफॉर्मेशन वॉर, एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है साइड में। तो ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ यूक्रेन के ही लॉसेस हैं। ऐसा माना जा रहा था जब ये युद्ध शुरू हुआ था कि यूक्रेन कीव 2 ही दिनों में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब तीसरे महीने में भी यूक्रेन पूरी तरह डटा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि शुरू में जैसे रशिया की तरफ से ये वाली बातें आ रही थी कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को शायद ये लोग मारने की कोशिश करेंगे, मगर वो अभी तक उनके लोकेशन का पता नहीं लगा पाए, जबकि वो कितने सारे वीडियोस बना चुके हैं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के पार्लियामेंट्स को एड्रेस कर चुके हैं, कई बारी बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। और अभी यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी उनसे मिल रही हैं, अभी थोड़े दिन पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन उनसे मिलकर आए हैं। तो वो भी पूरी तरह अपनी जगह सुरक्षित हैं और पूरी तरह डटे हुए हैं इस लड़ाई में। तो उनका भी विल वो तोड़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि ये जैसे शुरुआत में कहा गया था कि ये एक बराबरी वाला युद्ध नहीं है, मगर अभी देखा जा रहा है कि पूरी तरह यूक्रेन जवाब दे रहा है। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि यूक्रेन को हल्के में लेना कहीं ना कहीं उसके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, सही कहा आपने। बिल्कुल। अमरदीप सर, आपका क्या कहना है कि वाकई में ऐसा है कि यूक्रेन भारी पड़ रहा है? देखिए, ये सिर्फ नाटो और जो अमेरिका का प्रोपेगेंडा लग रहा है मुझे तो। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट डॉनबास रीजन और मारियोपोल, इरपिन, खार्किव, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑलमोस्ट मींस तकरीबन रशिया का कब्जा है, एक्सेप्ट जो पॉकेट्स हैं जहां पे बिल्टअप एरिया है, वहां पे उनके सोल्जर्स जो हैं वो छिटपुट की मतलब उस तरह की लड़ाई मतलब यू कैन से लास्ट काइंड ऑफ बैटल लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रशिया जानबूझकर उनको पूरी तरह खत्म नहीं कर रहा है, या इवन लाइक जेलेंस्की को मुझे ऐसा लगता है कि यदि रशिया चाहता या चाहे तो उसको कभी भी खत्म कर सकता है, मार सकता है, बिकॉज आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको छुपना या इस तरह का मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है या बहुत बड़ा काम है। वो दे कैन फाइंड हिम आउट एनी टाइम। बट वो सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर को देखना चाह रहा है कि व्हाट दे आर गोइंग टू रिएक्ट बार बार। दैट इज व्हाई ही इज सिटिंग ओवर देयर, ही इज चैलेंजिंग, he doesn't want to go back also। नहीं तो वो थोड़ा बहुत करके उसको डरा के वापस भी जा सकता था, but still Russia is sitting over there and he still मतलब he keep challenging NATO and America and other countries, keep saying कि कोई जिसको लड़ना है वो आ जाए बीच में। तो कहने का तात्पर्य है रशिया still wants to prove himself कि I am the, you can say, the only superpower in this world and I am challenging everybody. Russia is challenging every time to all countries of this you can say NATO and America, but nobody is stepping not taking even a single step। तो कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, जब लड़ाई होती है तो नुकसान होता है रशिया का भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके एक भी सोल्जर्स नहीं मारे गए हैं या उनका कोई टैंक ध्वस्त नहीं हुआ या उनके जहाज नहीं गिराए गए हैं, बट जितनी
स्ट्रेंथ वो बता रहे हैं, जितने नंबर ऑफ जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट या टैंक का वो बता रहे हैं, जितने सोल्जर्स की बात बता रहे हैं, उतना उस प्रोपोर्शन में नहीं है। और रशिया की तरफ से अभी तक एक भी स्टेटमेंट या कोई भी उसकी तरफ से कोई इस तरह की बात ही नजर नहीं आ रही है। अब जेलेंस्की का ये कहना कि यदि अपनी जिंदा रहने चाहते हो तो आप अपने देश में जाके रहो, यहाँ पे तो मारे जाओगे, ये मुझे नहीं लगता ये बहुत मतलब कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये इट कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा। जेलेंस्की वांट टू शो कि हम बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, रशियन सोल्जर्स जो है खत्म हो रहे हैं, उनका मोरल डाउन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा मुझे ग्राउंड पर नजर नहीं आता है। जितने भी वीडियोस या जितनी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं उस तरह से मुझे नहीं लगता है। और यदि ऐसा होता तो कहीं ना कहीं से तो रशिया की तरफ से भी इस तरह की कोई प्रोपेगेंडा या वो कुछ बोल ही नहीं रहे। दे आर नॉट गिविंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट चैलेंजेस। इट इज कीप चैलेंजिंग कि आ जाओ। बाकी तो और कोई स्टेटमेंट उसकी तरफ से नहीं आ रहा है। ना तो वो ये कह रहा है कि हमने इतना नुकसान कर दिया है यूक्रेन का या इतने सोल्जर्स मार दिए, वो कोई क्लेम भी नहीं कर रहा कि हमने कितने मारे हैं कितने नहीं मारे। अपने तो क्या बताएगा वो, जब दुश्मन के भी नहीं बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य रशिया इज गोइंग एज ऑफ नाउ वेरी स्ट्रांग एंड वो सबको चैलेंज कर रहा है। और वो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। यदि जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट है तो दिस इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा ओनली। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन एक चीज़ भी निकलकर सामने आई है। जब इसके बारे में हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आया है कि वाकई में जो रूसी सेना के जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं और उनकी लाशों को रखने के लिए अलग से रेफ्रिजरेटेड ट्रक की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, अभी आप सोचिए कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और सपोज कोई सोल्जर वहां पे शहीद होता है या मारा जाता है एंड देन यू हैव टू सेंड हिज बॉडी बैक टू हिज होम टाउन। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्पैच? यू आर गोइंग टू डिस्पैच बाय द व्हीकल्स ओनली, दैट रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स जो है उसके थ्रू। तो उसमें व्हीकल्स की नंबर ऑफ व्हीकल्स हो सकता है उन्होंने उस तरह से तैयारी ना की हो कि या दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। यदि कुछ व्हीकल्स की जरूरत भी पड़ गई, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। तो वो हो सकता है कि कुछ व्हीकल्स की जरूरत पड़ी हो उनको, मतलब कम पड़ रहे हो वो, बट फिर भी इतनी कैजुअलिटी नहीं है जितनी ये कि जेलेंस्की ये चैलेंज करे रशियंस को कि इफ यू वांट टू सर्वाइव यू गो बैक टू योर ओन लैंड एंड सर्वाइव ओवर देयर, अदरवाइज यू विल गेट किल्ड ओवर हियर। दैट इज रिडिकुलस। मतलब ठीक है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई में जब आमने चाहे सामने वाला कितना भी कमजोर हो और आप कितने भी शक्तिशाली हो, तो यदि आप बॉक्सिंग बाउट भी एक बच्चे के साथ भी करेंगे तो वो भी एक दो पंच हल्के फुल्के तो मारेगा ही, तो आपको टेस्ट तो होगा ही। तो कहने का तात्पर्य है कि ठीक है रशिया का है और बाकी ठीक है सपोर्ट इसको मिल रही है, बट स्टिल नन ऑफ द कंट्री फ्रॉम नाटो और एनीवेयर इज स्टैपिंग टुवर्ड्स यूक्रेन। वो सिर्फ ऊपर से वेपन्स भेज रहे हैं या पैसा भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग अप। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है, बट यदि है ऐसा तो ये रशिया के लिए भी बड़ा एक सोचने की बात है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, एक और बयान जो है वो निकलकर सामने आया था जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप युद्ध ना करें, हजारों की जानें जाएगी। तो इसे क्या जेलेंस्की का आग्रह समझे? देखिए, मिस्टर जेलेंस्की तो शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि ये युद्ध बंद होना चाहिए और बातचीत के लिए टेबल पर आइए। तो आग्रह समझें इसे या वो अपने लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं चाहते हैं। तो ये एक तरह से उनकी जो बात है वो शुरू से ही मतलब वो ऐसा वाला रिक्वेस्ट डाल ही रहे हैं कि वो बातचीत से मामला सुलझे और लड़ाई अपनी जगह बंद हो। मगर जिस तरह के कंडीशंस मिस्टर पुतिन ने डाले थे कि वो पहले रिकग्नाइज करें जो डॉनबास के रिपब्लिक्स हैं और ये सब, तो इसलिए ये बातचीत वाला मामला बंद किया गया। और मिस्टर जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत इन कंडीशंस के साथ नहीं की जा सकती है। बातचीत अगर होगी तो जैसे लड़ाई बंद हो और जो एरियाज उन्होंने लिए हैं वो वहां से हटें, तब जाकर बातचीत होगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। तो अभी वर्ल्ड लीडर्स देखिए सभी लोग अपनी अपनी तरफ से, अभी थोड़े दिन पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल होकर आए हैं दोनों जगहों पे और दोनों प्रेसिडेंट्स को भी वो मिले हैं, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी है। और आज देखिए पीएम मोदी गए हुए हैं, 2 दिन की उनकी यात्रा है जिसमें वो जर्मनी और फ्रांस इन 2 देशों में जाएंगे। और ये 2 देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूरोप में और ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन में इनका बहुत बोलबाला है।
और ये दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि यूरोप का बहुत नुकसान है। अब अभी जो सैंक्शंस लगने वाले हैं, जो अभी नेक्स्ट फेज है, उसमें ऑयल बैन आ रहा है। तो यूरोपियन कंट्रीज में ऑयल बैन का मतलब है, सभी लोगों ने ऑयल बैन के लिए बोला है कि वो रशिया से नहीं लेंगे, और जिसकी वजह से उनका वहाँ पे उनकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो उससे आम आदमी को वहाँ दिक्कत होने वाली है। तो किसी का भी फायदा नहीं हो रहा है। तो सब लोगों ने अपने अपने तरफ से कोशिश भी की है, अभी भी कर रहे हैं कि बातचीत से मामला सुलझे और लड़ाई अपनी जगह बंद हो, क्योंकि लड़ाई से ना ही सिर्फ इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स डिमोलिश हो रही हैं, इक्विपमेंट का नुकसान है, मगर लोग जिस तरह मर रहे हैं, वो अभी जिस तरह बुचा में मैसेकर और जीनोसाइड की बात हुई और वॉर क्राइम का इल्जाम लगा है मिस्टर पुतिन के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इसके खिलाफ एक दायर किया गया है एक केस। तो ये बहुत ही इनह्यूमन था एक तरह से, और इसकी बुराई सब लोगों ने करी, इसका कंडेमनेशन सब जगहों से आया। तो ये सब देखते हुए मिस्टर ज़ेलेंस्की की हमेशा से ये रही है कि ये सब बंद होना चाहिए और बातचीत के जरिए से ये मामला सुलझे। बिल्कुल। अमरदीप सर, जिस तरीके से अभी सुमन जी ने कहा कि आग्रह हमेशा से करते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की, आप इस बात को कितने इनकी बात से सहमत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि ज़ेलेंस्की ने कई बार झुकने की कोशिश की है या उन्होंने युद्ध को रोकने की कोशिश की है। रिजल्ट मतलब वो तो निकला नहीं रिजल्ट। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको कहीं ना कहीं किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे तो एग्री होना पड़ेगा ना। आप उधर अड़े रहेंगे, उधर पुतिन अड़े रहेंगे, तो फिर लड़ाई होगी ना। और यदि ऐसी बात थी, बहुत दिनों तक रशिया जो है kept on giving warning to Zelensky and to NATO countries, सुनाई नहीं किसी ने। तो कहने का तात्पर्य अब जब इतना सारा वार की विभीषिका वो देख रहे हैं, इतने सारे उनके लोग मारे गए हैं, अब ये कहना कि यू शुड कम ऑन द टेबल एंड हैव अ टॉक, और वो इतने टॉक हो भी चुके हैं, तो आप किसी मैटर पे आके कहीं तो तैयार होइए। ज़ेलेंस्की का एक भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आया है कि आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन नाटो आज की डेट में, किया मैं उस तरफ का कोई प्रयास नहीं करूंगा। इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन बिटवीन Zelensky has applied for the membership of European Union। तो जिस चीज को रशिया को वो जिससे गुस्सा आ रहा है या जिसकी वजह से ये सब युद्ध चल रहा है, आप उसी तरफ तो अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप कहाँ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए? ये खाली ये कहना कि युद्ध नहीं होना चाहिए, यस एवरीबडी वांट्स कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इवन मुझे तो ऐसा लगता है पुतिन भी नहीं चाहते युद्ध होना चाहिए, लेकिन वो युद्ध को अपने देश की भूमि पे नहीं होना देखना चाहते। यदि पुतिन, मेरे ओपिनियन है, यदि पुतिन यूक्रेन पे हमला ना करते तो ये वाला सीन या ये वाली विभीषिका जो है वो रशिया में होती लेटर और सूनर। तो टू स्टॉप दैट कि दिस टाइप ऑफ कंडीशन शुड नॉट बिल्ट अप इन हिज ओन कंट्री, दैट इज व्हाई ही इज फाइटिंग इन यूक्रेन। तो द थिंग इज कि जो ये ज़ेलेंस्की है या नाटो कंट्रीज है, वो इनके उकसाने में इसको आके एंड ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और आज भी वो स्टेटमेंट इस तरह से, जो आग्रह वाला स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, एक तरह से काइंड ऑफ वार्निंग टू द रशियन सोल्जर्स to stop the war. If you want to survive, you stop the war and go back to your country. If you want to survive, that means he is threatening. So if you talk to a country which is much more powerful than you in threatening language, so what will happen? तो ये युद्ध रोकने के तो वो नहीं लगते हैं ऐसा। तो या तो यदि रोकना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी कंडीशन पे एग्री होइए, एंड देन ओनली आप उन्हें थ्रेटन करेंगे। तो वो तो अब वो थ्रेटन भी या तो मतलब वो आपको कमजोर, यदि कमजोर दिख रहा तो मतलब वॉर का जो है एक रुख बदलिए और रशियन आर्मी को खदेड़ते हुए जाके रशिया में जाके लड़िए, फाइट ऑन दिस ऑन द गेट ऑफ मॉस्को। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बड़बोले वाले बयान और इस तरह के भड़काने वाले बयान हैं जिससे युद्ध रुकने वाला नहीं है। इवन और मतलब मैं तो कहूंगा आप युद्ध को और हवा दे रहे हैं, आप उसको भड़का रहे हैं। तो मतलब ज़ेलेंस्की शुड at least now he should get out of this grip or the thought process of NATO and America.
if he really wants to stop this war. Otherwise, he will keep on giving such type of statement, and they will keep destroying or keep killing the people. यदि अपने देश को वास्तव में अभी आज की डेट में बचाना चाहते हैं तो he should get in some agreement to Russia. बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर अमरदीप सर की बात को एग्री कर लिया जाए या उनकी बात को समझा भी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अमरदीप सर का कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमको युद्ध रोकना है तो हमें किसी न किसी पॉइंट पे तो रोकना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि युद्ध रोकना भी चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर? रशिया भी है, वो कहीं ना कहीं से रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईगो रशिया में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध चल रहा है इसका भविष्य अब क्या होने वाला है? देखिए, भविष्य तो कोई नहीं जानता है और ये कब रुकेगा ये भी नहीं किसी को पता है। कोशिश तो सभी वर्ल्ड लीडर्स कर रहे हैं। बीच में ये भी आया था कि मीडिएशन करवा लेते हैं किसी से। देखिए, टर्की के प्रेसिडेंट ने भी कहा, फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बहुत सारे लोगों ने मदद का मतलब एक हाथ बढ़ाया कि हम मीडिएशन करते हैं, हमारे यहाँ आइए, हम बीच में बैठकर आपकी बातचीत करें। उसमें भी कोई तैयार नहीं हुआ और मिस्टर पुतिन की तरफ से कहीं पे भी किसी चीज के लिए हामी नहीं भरी जा रही है। तो उनके लीडर्स जाकर और यूएन में जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो देखिए, लड़ाई की शुरुआत रशिया ने की है। तो ऐसा ये मानना या ये कहना कि यूक्रेन उनको उनके साथ धमकी भरी आवाज में बात कर रहा है, ये वाली चीज मतलब किस लेवल तक ठीक है पता नहीं अब, क्योंकि दूसरा आदमी अपने बचाव के लिए लड़ रहा है, ऐसे है। तो लड़ाई बंद करने के लिए सबसे पहले तो मतलब कोई कहीं पे कोई बातचीत के लिए कोई तैयार हो, कुछ कहीं पे कुछ रुके, कोई सीज फायर बीच में एक अनाउंस हुआ था थोड़े टाइम के लिए, तो सीज फायर में भी रशिया ने शेलिंग बंद नहीं की है। तो एक जो थोड़े बहुत कुछ घंटों के लिए जो सीज फायर अनाउंस होता है उसमें भी शेलिंग बंद नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो ईस्टर था, जो एक हफ्ते के बाद आता है नॉर्मल ईस्टर से, उस दिन भी उन्होंने मतलब इतनी शेलिंग करी है, इतने लोगों को मारा है, सिविलियंस को मारा है, इनोसेंट लोगों को मारा है। तो कहीं पे भी कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये एक नॉर्मल जैसे सोल्जर्स के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाई है, वहां से अब हटके ये नॉर्मल अभी हर जगह चली गई ये लड़ाई, नॉर्मल लोगों को मारा जा रहा है, रेप्स की भी खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी और अगर बातचीत करनी है तो वो प्रेसिडेंट्स ना सही, उनके अपने जो नीचे के जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग जाएं, कैसे भी करके कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को लेकर आपका क्या आप निष्कर्ष निकालती हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, इसमें लोगों की जान जाना ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी है और इनोसेंट लोगों की और सिविलियंस की जान जाना वो और भी बुरी बात है, क्योंकि ये इस 21st सेंचुरी में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कुछ होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये एक बहुत ही अनोखी बात है। और जहां तक नेटो के बारे में, जैसे सर ने भी बताया कि नेटो उनके दरवाजे तक आ गया। देखिए, जो लड़ाई बाद में शुरू होनी थी नेटो के साथ, एक तरह से रशिया ने उसे प्रीपोन करके यूक्रेन में घुस के जो लड़ाई की है वो अभी भी तो नेटो से लड़ रहे हैं ना, इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि नेटो का पूरा सहयोग है वेपन्स को लेकर, वो खुद भी वहां मौजूद हैं और पैसा भी आ रहा है। तो वो क्या उन्होंने हासिल किया स्ट्रेटेजिकली? मिस्टर पुतिन ये लड़ाई हार चुके हैं ना एक तरह से, क्योंकि नेटो पूरी तरह वो डिवाइड नहीं वो कर पाए, वो पूरी तरह यूनाइटेड है आज भी। बिल्कुल। और उसके अलावा सब लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं, उनका अपना नुकसान हो रहा है और उन्होंने क्या हासिल कर लिया? ईस्टर्न यूक्रेन में सिर्फ क्राइमिया था, बाकी डॉनबास में उनके अपने लोग थे जो उनकी बैकिंग के साथ जो वहां सेपरेटिस्ट लड़ाई कर रहे थे। उसके अलावा ज्योग्राफिकली उन्होंने अभी तक कुछ भी कहीं पे भी अपना कब्जा नहीं जमाया है यूक्रेन में। बिल्कुल। तो वो नेटो के साथ तो उनकी लड़ाई जिसके लिए उनको परेशानी थी कि नेटो हमारे दरवाजे पे आ जाएगा, वो खुद वहां चले गए हैं और उन्होंने खुद उनको ललकार के लड़ाई शुरू की है। तो कुछ भी उन्होंने हासिल नहीं किया है। तो ये एक वर्ल्ड पावर और एक यूएनएससी के परमानेंट मेंबर को सूट नहीं करता है। बिल्कुल। अमरदीप सर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा कहना है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस वॉर ऑन हिज ओन लैंड, दे आर फाइटिंग इन यूक्रेन, दूसरे देश में लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है। यहाँ पे सिर्फ रशिया के सोल्जर्स यदि मारे जा रहे हैं तो सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, आम सिविलियन जनता तो वो सेफ है।
यदि वो नाटो यहाँ पे आ जाता और वो लड़ाई रशिया के शहरों में होती, तब वो मैं कहता कि हाँ वो ठीक नहीं किया उन्होंने, शुड हैव प्रीएम्प्टेड। यदि प्रीएम्प्ट किया तो ठीक किया। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि आज भी मुझे मेरे नजर में जो जेलेंस्की का बयान है वो भड़काऊ लगता है। वो रशियन सोल्जर्स को ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी वहां जाके जिंदा रहिए, आप अपनी जिंदगी यहाँ क्यों कुर्बान करना चाहते हैं, हजारों सैनिक मारे जाएंगे। तो यदि रशिया के वो मारने की बात कर रहे हैं तो उनकी अपनी कितनी कैजुअलिटी होगी उसका वो शायद अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। एंड दिस स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, दैट्स इट। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी और यह चर्चा रही। आप दोनों ने समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देर रात रूसी भाषा में दिए अपने वीडियो संबोधन में रूसी सैनिकों से यूक्रेन में युद्ध न लड़ने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि रूस के सैनिक अधिकारी भी जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में हजारों रूसी सैनिक मारे जा सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा था कि रूस युद्ध के शुरुआती हफ्तों में नष्ट होने वाली अपनी सैन्य टुकड़ियों में नए जवानों की भर्ती कर रहा है। तो ये जितने भी अभी तक बयान निकलकर सामने आए हैं हास्यास्पद है, क्योंकि क्या समझ के जेलेंस्की ने ये सारी चीजें कही हैं, क्योंकि रूस की ताकत सभी जानते हैं और अगर रूस की जो सेना है वो अगर इस जेलेंस्की के कहने के मुताबिक अगर कम भी हो रही है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की सेना भी कम होती हुई नजर आ रही है। अब आगे इस युद्ध का क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कर इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।